Jai Hind friends, it's Monday 26th of June 2023. I'm here going to analysis the Hindu editorial. So let's begin. Daily current affairs I cover over here, editorial PIB news down to earth along with frontline. तो ऑल अमलगमेशंस आपको यहाँ पे एक ही जगह पे प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण आपको बता दें अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल्स आपको पहुँचा सकती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपके मित्रगण हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये रहा UPSC का 2022 में रिसेंटली पूछा गया है ये क्वेश्चंस। रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दोनों रिलेटेड हैं किससे? तो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा दे रहा है IMF, तीसरा दे रहा है UNEP, चौथा दे रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया है विद रेफरेंस टू G20, भारत में G20 समिट होने वाली है और उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए अटेंटिव रहिए आप लोग। यहाँ पे G20 से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द स्टेटमेंट बोल रहा है, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो बताई जा रही हैं, इनमें से कौन सा सही है आप यहाँ पे बता सकते हैं। It is an initiative to support low income country with unsustainable debt। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे ये पूछ रहा है, और पहले में 1 दे रहा है, दूसरे में 2 दे रहा है, और तीसरे में 1 and 2 दे रहा है, और चौथे में नन ऑफ द एबव दे रहा है। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि कल मैं जो एक्सप्लेनेशंस दूं उसके बेस पे यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसकी सारी डिटेलिंग एक्सप्लेनेशंस के साथ कल दी जाएंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसको लेके नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। हर बार की तरह आपको बता दें, यहाँ पर एक लेख मैं कवर करता हूँ, वो लेख एक स्टेट का एक दिन में पूरा मैं कवर कर देता हूं, जिसके सामने आज आपके सामने ये इम्पोर्टेंट लेक जो दिख रहा है। तो अनुपम लेक कहाँ पे है, खड़गपुर लेक कहाँ पे है, कंवर लेक कहाँ पे है, घोरा कटोरा लेक कहाँ पे है, गोगाबिल लेक और मत्स्यगंधा लेक, जो कि इम्पोर्टेंट लेक है, वो यहाँ पे मैं कवर किया हूँ। तो ये सारे एक ही स्टेट के लेक है। अगर इनमें से कोई भी एक आप जानते हो तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि ये किस स्टेट के सारे लेक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए, हर बार की तरह आपको बता दूँ, जो भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, वो तो काफ़ी इन डेप्थ में भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें स्टेटमेंट के रूप में ये डल सकता है अनुपम लेक कहाँ पे है, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट लेक जो बोला जा रहा है गोगाबिल या फिर कंवर लेक, ये कहाँ पे है। तो हर बार की तरह आपको ये चीज़ें कम से कम कंफर्म होना चाहिए, ये कहाँ पे है, लोकेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं PIB न्यूज़ की तरफ। तो देखेंगे क्या क्या जो न्यूज़ है PIB में, वो यहाँ पे मैं कंपाइल करके लाया हूँ। 25 ऑफ जून पिछले दिन जो था, वहाँ पे 2023 को इस वर्ष इजिप्ट में आपके प्रधानमंत्री सीधे US के जो विजिट किए थे, वहाँ से सीधे मिस्र पहुँचते हुए नज़र आए। वहाँ पे मिस्टर क्या हैं, अब्दुल फतह अल सीसी, जो भारत के रिपब्लिक परेड के समय गेस्ट के रूप में आए हुए थे, वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नील जो अवार्ड है, वो आपके श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रस्तुत करते हुए नज़र आए, प्रोवाइड करते हुए नज़र आए। तो ये भारत के ऑनर की बात है, प्राइड की बात है, ये अच्छी बातें हैं जो न्यूज़ है आपको यहाँ पे बता दी गई। ऑर्डर ऑफ द नील याद रखिएगा, कौन प्रोवाइड किया, कौन कंट्री है, किस डेट को। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिट किए हैं इजिप्ट में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव। तो ये क्या है आपको बता दें, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था उसी समय भारत से लेके बहुत सारे
सोल्जर्स जो गए थे लड़ने के लिए, और जिसके कारण 3-4 हज़ार सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे उनका ग्रेव यार्ड बनाया गया था, वो इजिप्ट में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे अल हाकिम मॉस्क्यू, ये भी कैरो में है। यहाँ पे बोहरा समुदाय के लोग जो मुस्लिम हैं यहाँ पे इनसे जुड़े हुए हैं। तो इजिप्ट में ये मॉस्क्यू पे भी गए, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाके हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, बैकग्राउंड में जाके तो बैकग्राउंड की जो न्यूज़ है किस चीज़ की, वो आपके पीएम की क्या अवार्ड की न्यूज़ है, उसको हम बैकग्राउंड में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या अवार्ड आपके देश के पीएम को प्राप्त हो चुका है अभी तक। तो 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अवार्ड दिया गया। 4 जून 2016 को अफ़गानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमनुल्लाह खान का अवार्ड दिया गया। 10 फरवरी 2018 को फ़लस्तीन में ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया गया। 4 अप्रैल 2019 को यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया गया। 12 अप्रैल 2019 में रसिया का सेंट एंड्रयूज अवार्ड दिया गया। 8 जून 2019 का मालदीव में ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन अवार्ड दिया गया। 24 अगस्त 2019 में बहरीन में किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस अवार्ड दिया गया। 2020 में 21 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। ये चीफ कमांडर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड होता है, ये याद रखिएगा। 17 दिसंबर 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पे भूटान जो है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग याद रखिएगा, ड्रैगन से चाइना को लेके कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये भूटान ने अवार्ड दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 22 मई 2023 की बात करें तो फिजी जो कंट्री है ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया है। 22 मई 2023 को पपुआ न्यू गिनिया में जब पहुँचे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज की डेट में जो आपको अभी रिसेंटली बताया, इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द नील का अवार्ड दिया गया। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द सिटीजन्स का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसकी कैटेगरी, सारी चीज़ें अभी तक जो अवार्ड दी गई हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता दिया। ये सारी डिटेलिंग आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नील का अवार्ड दे ही दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नील, तो नील रिवर के बारे में भी बैकग्राउंड में जाके पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो यूपीएससी है वो आपका सीधे क्वेश्चंस नहीं बनाती है, वह आपका बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बनाना शुरू करती है, जिसके कारण बच्चे फंस जाते हैं। तो हम लोग फंसेंगे नहीं, सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नील नदी को हम लोग देखेंगे। तो नील नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर मिल जा रही है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो नील नदी विक्टोरिया से निकल रही है और खार्तूम होते हुए आपका मेडिटेरेनियन सी में आके मिलती है, यानी बहने की जो दिशा है इसका इधर से इधर को बह रही है। तो जो एरो है ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, बहती हुई मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। क्वेश्चंस इस वाले स्लाइड से कई बार हर तरीके से क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, लेक टना से ब्लू नील रिवर निकलती है जो कि खार्तूम में आके नील नदी से मिलती है। और विक्टोरिया लेक से ये जो नील निकलती है जिसे वाइट नील बोला जाता है। तो ब्लू नील, वाइट नील, ये दोनों नील खार्तूम में मिलते हैं और खार्तूम से ये नील नदी के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पे पोर्ट सैड है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आके मिल जाती है। तो ये इसकी पूरी की पूरी ग्राफ है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक हैं जैसे कि लेक एल्बर्ट, लेक टना, ये सब इम्पॉर्टेंट लेक है। बहुत सारे लेक हैं। लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया कितनी कंट्री से करता है बॉर्डर टच, तो यूकेटी, युगांडा, केन्या, टेंजानिया, ये कोड याद रखिएगा, आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। चलिए अब इसकी डिटेलिंग को देखेंगे। मैप का लोकेशंस को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, अब इसकी डिटेलिंग को देखा जाए
तो नील जो रिवर है वो मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है आपके नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की अगर बात करी जाए, जो कि मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाती है। यह बात करी जाए इतिहास के दृष्टिकोण से तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है। यहीं पे क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूजिंग कर देता है। सबसे लार्जेस्ट रिवर किस नदी को जानी जाती है, तो अमेजोन की रिवर को सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है और लॉन्गेस्ट के रूप में इस नदी का नाम निकल के आ जाता है। इसकी लेंथ 6550 किलोमीटर के आसपास आती है। इसकी लेंथ 6500 के आसपास किलोमीटर के आसपास आती है। तो यही थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमेजोन का रिवर है उसकी ड्रेनेज जो बेसिन है वो बहुत लंबे एरिया को कवर करती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन ये कवर करता है 11 कंट्री को, जो कि क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी ने उठाया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, एथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड इजिप्ट, ये सारी कंट्री हैं जो ये इसकी ड्रेनेज बेसिन को टच करती हैं। लेकिन पर्टिकुलर बात किया जाए तो नील जो है प्राइमरी वाटर सोर्स किसकी कंट्री की है, इजिप्ट की, सूडान की और साउथ सूडान की। तो इन कंट्री की ये प्राइमरी वाटर सोर्स के रूप में जानी जाती है, जो 3 कंट्री अभी आपको मैं बताया। नील की 2 जो हैं मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, पहला वाइट नील और दूसरा ब्लू नील। वाइट नील ट्रेडिशनली कंसीडर्ड किया जाता है क्या कि हेड वाटर स्ट्रीम की तरफ जा रही है। तो वाइट नील क्या है, ये रहा आपका वाइट नील जो कि इधर को जाती हुई हेड वाटर स्ट्रीम में। याद देखिए, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से प्रेजेंट करे, आपका अगर डाउट क्लियर होगा ना तो वो चीज़ें बिल्कुल डील करके निकल जाइएगा। दूसरी तरफ ब्लू नील के बारे में अगर देखें तो इसका जो सोर्स है ना वो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द नील की डाउन स्ट्रीम से आ रही है। तो ब्लू नील का जो डाउन स्ट्रीम है और वाइट नील की बात करी जाए तो हेड वाटर स्ट्रीम, ये चीज़ें याद रखिएगा। 80% ऑफ द वाटर यहाँ पे सिल्टिंग होती है और वाइट नील लॉन्गर और राइजेज इन द ग्रेट लेक्स रीजन, जो कि बिगिन कहाँ पे करता है, तो यहाँ पे वाइट नील जो बिगिन करता है आपका लेक विक्टोरिया में और ये फ्लो करता है थ्रू युगांडा एंड साउथ सूडान। तो युगांडा और साउथ सूडान होते हुए ये चीज़ें देखिए निकल रही है, जो कि मैप में आपको दिख रहा होगा। ब्लू नील जो है बिगिन करता है लेक टना से, ये एथियोपिया में है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, इसीलिए सारी क्लैरिटी मैं यहाँ पे आपको दिया। तो लेक टना एथियोपिया जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ब्लू नील आपका लोकेशंस यहाँ पे है। तो ये दोनों फ्लो करते हैं सूडान में फ्रॉम साउथ ईस्ट। तो 2 रिवर कहाँ पर जाके मिलते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है। तो ये सूडानीज की कैपिटल खार्तूम में है और साउथ सूडान का कैपिटल क्या है, तो साउथ सूडान का कैपिटल जूबा है। 2011 में ये दोनों कंट्री सेपरेट हो गई थी, इनकी बॉर्डर सेपरेट हो गई थी। तो साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान 2 कंट्री पहले एक थी, 2011 में ये कंट्री सेपरेट हो गई हैं। ये रिवर नील की सारी डिटेलिंग आपके सामने दे दी गई है। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये चैनल है, फ्रेंड्स के साथ शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूज़ एंड फैक्ट्स है। तो यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किए हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को कि किसी प्रकार से वायलेंस को कम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और जो वहाँ पे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह आए हुए हैं उनसे ये कहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो वुमेन का ग्रुप है मीरा पैबिस, इस ग्रुप से बातें करना शुरू करिए ताकि जो वायलेंस है वह शांत हो, पीसफुल एरिया की तरफ हम लोग बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यू रेजिम करके एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल को हम यहाँ पे देखेंगे। तो लास्ट वीक की बात करी जाए तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये क्लियर किए हैं क्या, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी यूज एथोराइजेशंस। ये जो वर्ड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी इश्यूज निकल के आ रही हैं। किसी भी दवा को अगर एथोराइजेशंस किया जा रहा है और क्लियरेंस दी जा रही है यूज के लिए, खास करके पब्लिक यूज के लिए, तो उसको DCGI अप्रूव करती है और ये इमरजेंसी यूज एथोराइजेशंस दी गई है किसको, तो जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स एक दवा बनाता है जेमकोवैक। अभी जो कोविड-19 का लहर आया था उसमें mRNA की वैक्सीन्स भारत में नहीं बनाई गई थी, लेकिन WHO जो है उसके ये कह देने के बाद कि पेंडेमिक अब वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है, उसके बाद इस पे फोकस किया गया है और भारत में ये चीज़ें mRNA जो वैक्सीन्स है ये डेवलप होके आ रही है। अभी पहली बार भारत में ये जो कंपनी है इंडिजिनसली बनाई है। तो क्या इसकी रिलेवेंस है ये भी समझने पे क्वेश्चंस उठा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं अभी इसकी क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से इसको अप्रूवल दी गई है, ये भी क्वेश्चंस उठाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो डाटा सजेस्ट कर रहा है कि वैक्सीन जो भारत में है कोविड-19 को लेके ये बहुत सारी डिक्लाइन भी हुई हैं पिछले कई महीनों की। अगर हम बातों को देखते हैं तो पाते हैं ये कि जो भी वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी है इसके प्रोडक्शंस को डिक्लाइन करी हैं। साथ ही साथ mRNA क्यों इस तरीके से इसको अप्रूवल मिल रहा है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जो 6 फेज के ट्रायल होते हैं ना, किसी भी वैक्सीन्स को डेवलप करने में 6 फेज की ट्रायल होते हैं। तो पहले 3 फेज में तो जानवरों बिल्लियों, उसके बाद लैब में इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, बाद में धीरे धीरे सही चीज़ें हुई तब ह्यूमन तक चीज़ें पहुंचती हैं। तो 6 फेज के ट्रायल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायल होते हैं जिसके कारण जो भी इशू अगर आती है उस दवा, उस वैक्सीन्स, उस मेडिसिन को बनाने में, वहीं पे उसको पता चल जाता है जो भी इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तब जाकर कि ये मार्केट में लॉन्च होता है। लेकिन अभी इसको रिसेंटली इमरजेंसी यूज के लिए जब DCGI अप्रूवल दी है इमरजेंसी यूज ऑफ एथोराइजेशंस के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है इस वैक्सीन की, आवश्यकता क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन तो कभी भी पूछ सकता है। जेमकोवैक ओम कौन बना रही है, तो जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल बना रही है। किस बेस पे, तो mRNA के बेस पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंडियन कंपनी कैपेबल है भैया, इनकी यही सिग्निफिकेंस है कि mRNA वैक्सीन्स डेवलप कर सकती हैं इंडिजिनसली, वो भी स्वयं। हम लोग फ्यूचर में जो भी वायरस आएगा उसको टैकल करने के लिए हम लोग स्वयं तत्पर हैं, स्वयं सफिशिएंट है, इस सब चीज़ का हम लोग डील कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे इस सब चीज़ की सिग्निफिकेंस को दिखाती है, जो कि अच्छी भी बात है। लेकिन अगर आप जो ट्रायल होती है मेडिकल उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो ये इशू निकल के आ रही है। वैक्सीन मस्ट गो थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, जो कि पहले बताया 6 स्टेज की टेस्टिंग होती है और ऐसे किसी शॉर्ट तरीके से इसको अप्रूवल दे देना ये कोई वेल एंड गुड प्रोसीजर हमें नहीं लगता कि ये है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको सही प्रकार से ले जाने की आवश्यकता है। Which is why vaccine development approval are a decade long enterprises। जो 6 फेज की मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, कोई भी वैक्सीन्स अगर डेवलप हो रही है तो वो ये बात जान लीजिए कि वो एक लंबा टाइम पीरियड लेता है। फॉर एग्जांपल 6 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तब जाके एक स्ट्रांगली एक्यूरेटली वैक्सीन्स निकल के आती है और वह कई सारे ट्रायल फेज से गुजरती है। तो ये इसकी यूज करने की वैक्सीन की इफ़िकेसी होती है अगर ट्रायल फेज को पास आउट करती है। तो अगर हफड़ी तफड़ी में ये चीज़ें अलाउ कर दी जा रही हैं तो इसकी रिलेवेंसी, इसकी यूजेज, कैपेसिटी सारे पे क्वेश्चंस उठा देती है। बात करी जाए USA की, तो USA में कई प्रकार की चीज़ें इस तरीके से चलती हैं कि वो अपने हर मेडिसिन्स को अच्छे से पीरियोडिक तरीके से वहाँ पे ट्रायल करता है, फेज करता है, जानवरों पे ट्राई करता है, तब जाकर के वहाँ पे मार्केट में ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए भी स्पेसिफिक
आता है। यहाँ पे अनलाइक द यूएस फूड एंड ड्रग FDA दैट हैज़ फॉर मेनी ईयर्स बीन इवेल्युएटिंग नोवेल ड्रग, तो ये नोवेल ड्रग यहाँ पे कई सारे समय से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम लार्जली बीन गियर टुवर्ड द इवेल्युएटिंग फॉर्मेशंस, तो हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं अपने चीज़ों को बनाने में, फिर भी हम इस प्रकार की चीज़ें करते रह रहे हैं। ये थी सारी डिटेलिंग, एक नया रेजिम जो सेटअप किया जा रहा है कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए, जो कि अब ट्रायल फेज को ओवरलैप कर रहा है, पास आउट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे चीज़ें आगे चलेंगी, यहाँ पे यही क्वेश्चंस उठाता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो जो डायस्पोरा और स्टेटमैनशिप को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस उठ रहा है, भारत की जो डायस्पोरा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो क्या इशू है उसको देखा जाएगा और समझा जाएगा। अभी रिसेंटली अपने स्पीच में तमिलनाडु के CM स्टैलिन साहब ने डायस्पोरा को संबोधित करते हुए क्या कहा है कि जो तमिल डायस्पोरा है टोक्यो में इन द कोर्स ऑफ हिज ओवरसीज टूर इन मई 2023, तो ओवरसीज टूर में मई 2023 में ये चीज़ें बोले हैं कि सिंगापुर जापान अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू द स्टेट, जो कि तमिलनाडु की बातें बोल रहे हैं यहाँ पे, और उसके CM कौन है, तो MK स्टैलिन यहाँ पे CM है। तो ये चीज़ें तो सही हैं, आप बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन जो डायस्पोरा है उसकी कई सारी इश्यूज भी है, उन इश्यूज को कौन टैकल करेगा। तमिल कॉन्स्टिट्यूट करता है सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल जो कि कई कंट्री से आए हुए हैं, तो दे फॉर्म द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन मलेशिया, तो मलेशिया में भी भारत के लोग हैं, सिंगापुर में हैं, श्रीलंका में हैं, म्यांमार में है, मॉरिशस में है, साउथ अफ्रीका में है, सीचेल्स में है, रीयूनियन आइलैंड में है। ये आइलैंड कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, लोकेशंस कहाँ पे है जाकर देखें। फिजी, ट्रिनाड टोबागो, ये सारी कंट्रीज़ में आपका सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्री, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे अपने स्टेट की बातें बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री इनसे छूटा हुआ है, सारे जगह इंडियन डायस्पोरा है। यानी डायस्पोरा जब भी बात करते हैं तो भारतीय लोगों को बात बोली जा रही है, भारतीय लोगों की बातें बोली जा रही हैं। इन डायस्पोरा की 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो रिजेंबल करती हैं, दर्शाती हैं। क्या? पहली कि ये किसी एक स्टेट से हैं, जैसे कि तमिलनाडु की एक आइडेंटिटी है इनकी, वहाँ से हैं। दूसरी अगर बात करी जाए तो ये एक इंडियन आइडेंटिटी के रूप में रिजेंबल करते हैं। तीसरी अगर बात करी जाए तो जहाँ पर ये जाते हैं उस कंट्री का भी आइडेंटिटी इनसे जुड़ जाता है अगर वहाँ पे वो सेटल होते हैं। तो 3 आइडेंटिटी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अब देखिए इक्वली अगर बात करी जाए, इंटरेस्टिंग क्या यहाँ पे है, तो डायस्पोरा जो है ये यहाँ पर रह रही है, अपनी जीविका यापन कर रही है, लिवलीहुड अर्निंग कर रही है, साथ ही साथ वहाँ की परमानेंट मेंबर भी नहीं है, सिटीजनशिप भी नहीं है। वो कहाँ की है? आपके तमिलनाडु के या फिर किसी भी भारत के स्टेट के वो सिटीजन हैं। तो भारत में रेमिटेंसेस आ रहा है, वहाँ की कमाई भारत में जब आती है तो उसको रेमिटेंसेस सीधे सीधे बोल दिया जाता है। तो इन सारी कंट्रीज़ में तमिलनाडु के लोग हैं, डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा की बात करें जो भारत की एक अलग छवि को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। यहाँ पे अब बात आएगी आपके सामने क्या? तमिलनाडु की पॉलिसीज़ की। तो यहाँ पे पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन डायस्पोरा कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शंस में आता है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस कर सकता है पब्लिक ओपिनियन के आधार पे। दूसरी तरफ बात करी जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट लाने की बात करी गई है, वो प्रोसिक्यूट कर रहा है माइनॉरिटीज़ को। यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये इंक्लूड ही नहीं करता है किसको? श्रीलंका के जो नागरिक यहाँ पे आए हैं। डज नॉट इंक्लूड श्रीलंका वेयर एथनिक फैट्रिसाइड हैज कंपेल्ड मेनी तमिल्स टू कम टू द तमिलनाडु एज रिफ्यूजी। तो आपको बता दें जब भारत में अंग्रेज
रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे भारत के तमिलनाडु वाले रीजन से लेके श्रीलंका में बहुत सारे लोगों को फार्मिंग करने के लिए इंडियन लेबर को इंडेंचर्ड लेबर बना के वहाँ पे लेके गए थे कि टी प्लांटेशंस हो गई और भी सारी फार्मिंग हो गई, जिसके कारण वहाँ पे एक कॉलोनी बसा हुआ है नॉर्थ श्रीलंका में, जिसके कारण वो लोग भारत आए हुए हैं कई सारे लोग, तो उनको भी रिफ्यूजी के रूप में अभी कंसीडर किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिल पा रहा है। तो यही है इसका ड्रॉबैक, बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। तो दिल्ली श्रीलंका तमिल रिफ्यूजी जो इलीगल माइग्रेंट होके आए हैं उनको बोल रहा है वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पे श्रीलंका वापस जाना पड़ेगा, इंडिया में उनके लिए जगह नहीं है। तो इंडियन तमिल रिफ्यूजी जो हैं लगभग 30,000 के आसपास स्टेटलेस हो गए हैं, उनका कोई जगह नहीं है, यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है। श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी यहाँ पे ये भी चाह रहे हैं कि वो श्रीलंका की सिटीजनशिप को सरेंडर कर दें और इंडियन सिटीजनशिप को ले लें। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें उनके विश और विल को दर्शा रही हैं जो इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे उनको मिल नहीं पा रही है। तो ये सारी डिटेलिंग थी इंडियन डायस्पोरा के लेके, आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया को लेके यहाँ पे एक टॉपिक है, क्यों इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब भी हम लोग सुने हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं सुने हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इसकी यूनिटी इंटीग्रिटी संविधान में अलग तरीके से मेंशन है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का संविधान में उसके राज्यों के साथ अलग तरीके से मेंशन है। इसीलिए यहाँ पे कुछ जो एडिटर लिखे हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के रूप में मेंशन किए हुए हैं। उनका क्या विचार है इस टॉपिक में भी वो हम देखेंगे। तो जो स्कॉलर्स हैं यहाँ पे आर्ग्यू किए हैं कि जो साउथ के लोग हैं उनकी अलग छवि है, अलग अचीवमेंट है। अगर नॉर्थ पॉलिटिकली से हम बात करें तो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स जो चल रही है और रीजनल पार्टीज़ जो डिमांड कर रही हैं कि स्टेट को अपना पावर मिलना चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज और कल्चर होने चाहिए और इट्स काउंटर कल्चर बिल्ड थ्रू वेरियस एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मीण, रैशनलिस्ट मूवमेंट। तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। नॉर्थ की जो लैंग्वेज है वो साउथ पे नहीं थोपी जा सकती और साउथ की जो लैंग्वेज है नॉर्थ पे नहीं थोपी जा सकती। तो यहाँ पे अगर वन लैंग्वेज वन कंट्री की बात करी जाए तो क्या ये फुलफिल करता है नेशनल इंटीग्रिटी को, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशंस को। तो यहाँ पे ये चीज़ें उतना फुलफिल नहीं बैठती, जिसके कारण ये एडिटोरियल में ये चीज़ें लिखते हैं कि एक चीज़ें किसी कल्चर को फिट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत में जो डाइवर्सिटी है हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, फूडिंग हैबिट बदल जाती है। तो भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर प्रकार की विविधताएं आपको मिलेंगी। तो कल्चर, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशंस, हर प्रकार की विविधताएं यहाँ पे पाई जा सकती हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर वर्ल्ड समापन पे है और केवल भारत को बचा लें तो भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप एक लैंग्वेज में कैसे बात सकते हैं, एक कल्चर में कैसे बात सकते हैं, केवल इसलिए कि भारत को यूनिटी प्रोवाइड करना है। ये बहुत हद तक चीज़ें संभव नहीं दिखाती अगर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करी जाए। वहीं पे 1956 में भीमराव अंबेडकर साहब जी ने आर्ग्यूमेंट किया था कि जो नॉर्थ है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है, सुपरस्टिशियस है और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये बात 1956 की है, आज के डेट की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कंसर्न में करके बिल्कुल नहीं सोचिए। तो 1956 का चीज़ें कोट करते हुए आज के समय में बातें बोल रहे हैं। तो वेयर एज साउथ वाज प्रोग्रेसिव, तो उस समय साउथ प्रोग्रेसिव है, रैशनल है, एजुकेशनली फॉरवर्ड है। यहाँ पे ये बातें बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1956 को कोड करके ये चीज़ें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है ब्राह्मणिक
पाट्रियार्कल रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। ही डिड नॉट स्पेयर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद फॉर वर्शिपिंग ब्राह्मण इन बनारस। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भी बनारस में यहाँ पे ब्राह्मणों का पूजा करते हुए भी नज़र आए। वॉशिंग देयर टू, पैरों को धोना, ड्रिंकिंग दैट वाटर, उस पानी को पीना, इस प्रकार की चीज़ें भी करती हुई नज़र आई। तो अंबेडकर इस सब चीज़ को देख के आश्चर्य रह गए कि इस प्रकार से किस प्रकार से चल रही है ये कंट्री, यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। तो द रूल ऑफ द जो नॉर्थ है, यहाँ पे बात बोली जा रही है नॉर्थ की अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर किस प्रकार से चल रही है, जबकि साउथ की बात करी जाए वो बिल्कुल इससे विपरीत है। नॉर्थ और साउथ में बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो लिंग्विस्टिक नेशनैलिटी मूवमेंट जो चलाई गई भाषा के आधार पे कि एक भाषा एक स्टेट होगा, इसको बहुत हद तक जो कमेटी बैठी थी फैजल कमेटी, वहाँ पे इसको ये कमेटी क्या कर दी, ये कमेटी नेग्लेक्ट कर दी। तो फैजल कमेटी याद रखिएगा, आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। तो एक लैंग्वेज एक स्टेट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। तो भारत में जो संघवाद का ढांचा है इसको किस प्रकार से लेके चलना है, एकता को बनाए रखना है। होमोजीनस जो नेशंस है ये इमेजिन करता है भारत में लोग कि हिंदी हिंदू हिंदुत्व स्लोगन दे देने से भारत में नॉर्थ साउथ एक हो जाएगा, इस प्रकार से एक लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये संभव बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ यहाँ पे सिनेमैटिक इश्यूज भी कंसोलिडेट किए गए हैं, जो सिनेमा के आधार पे भी यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि जो मीडिएशंस चल रही है, सहभागिता चल रही है कि एक लैंग्वेज हो जाए, क्योंकि तमिल के लोग भी हिंदी तो जानते हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज की आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात बोली जाए तो ये सेकुलर कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा है। फ्लेक्सिबल और मोर इंक्लूसिव रिलीजियस और रेशियल आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अगर मद्रास प्रेसिडेंटी लीडर्स की बात करी जाए जो ये कल्टीवेट कर रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया की बात करी जाए तो ये साउथ से है, रिकॉग्नाइज करी गई है। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी अगर फंक्शंस कर रही है, कार्य कर रही है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है कॉमन पीपल के लिए, ये एजुकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, इनके आधार पे ये चीज़ें चल रही हैं, विदाउट विच इक्वालिटी एंड जस्टिस कैन नॉट बी रियलाइज। तो इनके आधार पे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो किस प्रकार से ये चीज़ें इक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगी। जबकि बात करी जा रही है, ये विश्वास भी है लोगों को कि वुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन इंडिया वाज क्रिएटेड एज ए फेडरेशन ऑफ नेशनलिटीज़। तो यहाँ पे जो भारत आज़ाद हुआ था तो एक फेडरेशंस के रूप में डेवलप हुआ था, ना कि केवल एक कंट्री के रूप में। तो बहुत सारे जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ये सब आकर के मिल गए थे आपके इंडिया में। कुछ ऐसे थे जो मिल नहीं पाए थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं अलग अलग, यहाँ पे बाद में जो चीज़ें होती हैं तब जाके आके जुड़ते हैं, लेकिन जो भारत में है वो बहुत सारी स्टेट हैं, जिसके कारण अपने आप में ही एक नेशनैलिटी को ये रिजेंबल करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है इसलिए अलग अलग चीज़ें रिजेंबल करते हैं। तो वन लैंग्वेज डज नॉट फिट फॉर ऑल स्टेट एंड पीपल एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश महासभा जो लीडर हैं वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई थी कि इंडिया एक ऐसा नेशंस है, इंडिया एक ऐसा नेशन नहीं है कि जहाँ पे केवल एक ऐसा नेशन नहीं है जहाँ पे केवल एक ही स्टेट के एक ही अंदर एक लैंग्वेज है। यहाँ पे एक सब कॉन्टिनेंट की बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनैलिटीज़ हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की बातें आ रही हैं। कहीं फ्रेंच हो गई, कहीं जर्मन हो गई, कहीं इंग्लिश हो गई, कहीं स्पेनिश हो गई, कहीं पोर्टुगीज़ हो गई, बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को ये दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया वुड बी अनसुटेबल फॉर द डेमोक्रेसी, अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो।
नो सिंगल लैंग्वेज कुड फैसिलिटेट सच प्रोसेस फॉर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। ऐसी कोई चीज़ें लागू ही नहीं हो सकती, यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। तो आइडिया ऑफ हिंदी की जो बातें बोली जा रही हैं, कुड कीप इंडिया टुगेदर, ये एक फैलेसी है, गलत अवधारणाएं हैं, ये रॉन्ग मिसकंसेप्शंस है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो कि आज के डेट में चलाई जा रही हैं। क्योंकि अगर फ्रेंच कोई तमिलियन बोल रहा है तो क्या वो फ्रेंच की यूनिटी से जुड़ गया, क्या वो वहाँ से जुड़ गया? ऐसा नहीं है, बस वो वहाँ की लैंग्वेज को जानता है और वहाँ की यूनिटी को वो नहीं दर्शा रहा है। तो ये चीज़ें याद रखने योग्य बातें बोली जा रही हैं। कोई लैंग्वेज किसी कंट्री का अगर जान रहा है तो वहाँ की यूनिटी को वो नहीं दर्शा रहा है, अपनी कंट्री की ही यूनिटी को दर्शा रहा है। भारत में रहने वाले कई सारे लोग चाइना का लैंग्वेज बोलते हैं, पाकिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, कई सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हम लोग इंग्लिश कंट्री की यूनिटी को थोड़ी रिजम्बल करते हैं। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की अभी जो एडिटोरियल निकली है कि नॉर्थ और साउथ में बहुत सारा डिफरेंसेस है डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत सारे अंतर हैं। तो अब इन अंतरों को तमिलनाडु के अंदर ही हम देखेंगे कि क्या अंतर वहाँ पर चल रहा है। तो तमिलनाडु के परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कोई शक नहीं है, स्कूल के माध्यम से वुमेन की सिक्योरिटी और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी की रेट है, जो लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, वहाँ पे ये चीज़ें चली हैं, वहाँ पे चीज़ें सुधरी हैं, चेंजेज हुई हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करी जाए, ये नंबर जो लंबे आंकड़े को दर्शाता है, स्टेट को अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज के रूप में हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो डाटा शो कर रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है रेस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन पॉकेट ऑफ तमिलनाडु, किसी क्षेत्र में ही, अगर ये तमिलनाडु है अपना, तो किसी क्षेत्र में ही ये सारी डेवलपमेंट है, किसी क्षेत्र में सारी डेवलपमेंट, जैसे कि चेन्नई हो गई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें चल रही हैं। जबकि पुअर डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, अरियार, पेरम्बलूर, इन कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी भी बहुत पुअर हैं, सोशियो डेवलपमेंट अभी भी बहुत पुअर है, जो इंडेक्सेस हैं बहुत भी पुअर है। अब थोड़ा सा इस डाटा को अगर देखा जाए कि डेवलपमेंट डिवाइड किस प्रकार से हुआ है, तो आपको देखेंगे तमिलनाडु का ये आंकड़ा है, ये सेंट्रल तमिलनाडु, नॉर्थ कोस्टल, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्दर्न इंटीरियर और साउदर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्टल। ये जो कलर है वो ये रिजम्बल करता है कि तमिलनाडु का कौन सा जोन का मैं बात कर रहा हूँ। तो कलर से यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो पुदुकोट्टई है, इस रीजन का आप स्थिति देख सकते हैं, लगभग 40% के आसपास यहाँ पे चीज़ें नहीं पाई गई हैं, यहाँ पे सुविधाएं मात्र दी जा रही हैं। दूसरी तरफ चेन्नई और कन्याकुमारी में हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे सही है, और इसी तरह अरियूर और वित्तुपुलम में यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। स्टंटेड 5 इयर्स की चाइल्ड की बात करी जाए तो यहाँ पे करूर में सही है, कन्याकुमारी के आसपास चीज़ें नहीं सही हैं। दूसरी तरफ जो मैरिड टीनेजर हैं, टीनेजरों की शादी भी हो रही है, तो यहाँ पे सलेम में चीज़ें सही हैं, चेन्नई में चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ स्कूल दैट हैज़ कंप्यूटर अवेलेबल, तो चेन्नई वाले सीजन में यहाँ पे देख सकते हैं थुत्तीकोडी जो एरिया है यहाँ पे गड़बड़ है। MSME 1 लाख प्लस पीपल की बात करी जाए तो चेन्नई, तिरूर, कोयम्बटूर तक सही है, बाकी ये एरिया देख लीजिए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करी जाए तो पुदुकोट्टई की बात करी जाए, चेन्नई की बात करी जाए, दोनों में अंतर है। डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करी जाए तो तिरुवल्लुर और चेन्नई की बात करी जाए, ये देख लीजिए। अंतर डिफरेंसेस डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे निकल के आ रही हैं, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही हैं अगर आप इसको अच्छा से देखेंगे तो जो तमिलनाडु का डेवलपमेंट है, जो बातें बोली जा रही थी अभी, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फिट नहीं बैठ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो फिट नहीं बैठ रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें स्टेट को कंसीडर करके तो हमको क्या दिख रहा है कि स्टेट को कंसीडर करने पे ये अदर स्टेट से जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि ये चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो रही हैं। तो स्टेट लेवल पे अलग बात हो गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
अलग बात हो गई, दोनों अलग अलग क्राइटेरिया को फिल कर रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग स्टेट को लेके, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं यहाँ पे, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डील ऑफ 31 MQ-9B, तो MQ-9B 31 का डील होने वाला है यहाँ पे 31 पीस। तो ये चीज़ें US में और भारत में डील होने वाला है। तो ये है क्या, तो इंडिया प्लान कर रहा है खरीदने के लिए जनरल एटॉमिक कंपनी से MQ-9B, जो कि लंबी ऊंचाई को तय करने वाला ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, एक ड्रोन जैसा होता है प्लेन, जो कि आपका उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं और उसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करा जाता है। तो ये इसकी क्षमताएं होती हैं किसी भी जगह पे जाने के लिए, और बहुत लंबा एरिया कवर करता है, और ये बड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये 5 किलो 10 किलो 200 किलो का होता है, इससे बहुत बड़ा होता है। खास करके MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस की हम अगर बात करें तो ये UAV है, याद रखिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये बहुत लंबे एरिया को कवर करता है। इसकी अगर बात करी जाए तो ये 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे पहला है जो सी गार्जियन, जो कि इंडियन नेवी को दिया जाएगा। दूसरा जो है स्काई गार्जियन, जो कि इंडियन आर्मी एयरफोर्स को दिया जाएगा। 8-8 दोनों को यहाँ पर देने की बातें बोली जा रही हैं। 15 जो है इंडियन आर्मी को देने की बातें बोली जा रही हैं। तो सी गार्जियन, स्काई गार्जियन, इसी के दोनों पार्ट हैं, याद रखिएगा। खरीददारी की जो बातें चल रही हैं कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल से बातें चल रही हैं, राजनाथ सिंह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जल्द ही एक निर्णय ले लिया जाएगा कि कितने रेट में क्या चीज़ें चलेंगी, उस पर बहस चल रही है। करेंट अगर सिचुएशंस की बात करी जाए तो जो यहाँ पे देसी सामानें लगेंगे इसमें, वो 8 से 9% तक तो अभी ओके हो गए हैं, लगेंगे ही लगेंगे इसको, लेकिन इसको 15 से 20% तक बढ़ाने की बातें चल रही हैं। और आशा ये भी है कि ये कंपनी जो है जनरल एटॉमिक, जो इस डील को MQ-9B को करने वाली है, वह इस पे राजी भी हो जाएगी, एग्री भी हो जाएगी। इंडियन नेवी पहले से ही लीज पे ली हुई है MQ-9A, अब 9B की बातें बोल रही हैं जनरल एटॉमिक से, जो कि नवंबर 2020 में ये चीज़ें चल रही थी। MQ-9 जो है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत में अगर आएगा तो बहुत हद तक इसका इस्तेमाल आर्मी अच्छे से कर सकेगा, और लॉन्ग इंडोरेंस आर्म्ड ड्रोन्स के रूप में भी इसका 20th सेंचुरी की अगर बात करी जाए, 20वीं शताब्दी की, तो ये यूज हो सकता है। आज के समय में बात करी जाए, जैसे कि चाइना वाले रीजन में सर्विलेंस के लिए यूज हो सकता है, पाकिस्तान वाले रीजन में सर्विलेंस के लिए यूज हो सकता है, अपनी बॉर्डर कंट्रीज पे सर्विलेंस के लिए यूज हो सकता है। बहुत सारी इसकी उपयोगिताएं हैं जो उपयोग में लाई जा सकती हैं। 40 घंटे के आसपास ये इसकी उड़ान भरने की क्षमताएं हैं, जो कि रेगुलेट करी जा सकती है। ये जो डील है आपको यहाँ पे बता दें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाली डील हुई है, और 15 से 20% तक अपग्रेड करने की बातें बोली जा रही हैं। 2 प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं, जो कि 40 घंटे के आसपास सैटेलाइट से यहाँ पे उड़ाने की क्षमता को रखता है। क्या, MQ-9B की। ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, अगर इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर ली जाती हैं तो ये किस प्रकार से इंडियन आर्मी की कैपेसिटी को इन्हेंस कर देगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट्स को लेके कुछ न्यूज़ निकला है, जिसको हम कवर करेंगे। तो जो भी मनरेगा स्कीम है, वहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो मिनिमाइज करी जा रही है डिस्ट्रेस माइग्रेशंस बट एक्सेसिव रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। जो भी अभी टेक्नोलॉजी पे रिलायंस डिपेंडेंट हो रही हैं, वो क्या बातें बोली जा रही हैं कि जिसका MG नरेगा में जॉब करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, वो भी डिजिटल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिसके कारण कई लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही है। कई सारी इशू हैं। अभी तो रिसेंटली ये भी बातें बोली गई हैं कि अगर आधार कार्ड में अगर आपका नंबर कहीं भी गलत हो गया तो आपको जॉब नहीं मिलेगा मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत अगर डे वर्कर को जॉब ही नहीं मिलेगा, डेली वेज अर्नर को जॉब ही नहीं मिलेगा, तो वो अपने घर को चला कैसे पाएंगे। तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। टेक्नोलॉजी जो है एक प्रकार से बैरियर के रूप में निकल
निकल के आई है। दूसरी तरफ चाइना हैज़ बीन हेल्पिंग पाकिस्तानी आर्मी, तो जो एरियल व्हीकल है यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल भी लेके लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अंडरग्राउंड केबल बिछाने की भी बातें बोली जा रही हैं। कुछ रिसेंटली SH-115 और 50 mm ट्रक माउंटेड हाविजर गन, तो जो ट्रक होते हैं उस पर जो गनें लगे रहती हैं वो आप समझ सकते हैं, उसको भी यहाँ पे देता हुआ डील करता हुआ पाकिस्तान से नज़र आया है। तो ये न्यूज़ थी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दिया। अभी रिसेंटली 25 जून 1975 को ये चीज़ें, ये रिसेंटली तो नहीं है लेकिन रिसेंटली अभी इसको मनाया गया ये चीज़ें, कि जो ये डे है ये एक ब्लैक डे के रूप में जानी गई 25 जून 1975। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में इसमें इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, वो भी किस तरीके से, तो एक डिक्टेटरशिप के रूप में यहाँ पे बोली जा रही हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस में ये ब्लैक डे के रूप में, देश में ब्लैक डे के रूप में ये चीज़ें जानी जाती हैं, जो कि इम्प्लीमेंट किया था। ये क्वेश्चंस, ये डेट कई बार पूछ दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया। इसरो जो है प्लान कर रहा है क्या, कि जो चंद्रयान 2 में हम लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किए थे, जिस नाम का इस्तेमाल किए थे वो क्या था, तो आपका विक्रम एंड प्रज्ञान, लैंडर एंड रोवर, ये दोनों जो थी, तो इसमें से लैंडर क्या है, तो ये लैंडर जो है आपका विक्रम है, ये रोवर जो है आपका प्रज्ञान है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस इन दोनों से भी आया है। पुनः जो चंद्रयान 3 जाएगा उसमें इन्हीं नाम से भेजने की प्रयास चल रही है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो है अभी यहाँ पे क्या जीते हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, क्वींस क्लब टाइटल को यहाँ पे जीतते हुए नज़र आए हैं। तो ये एलेक्स डी मिनोर को 6-4, 6-4 से हराकर, ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज किस कंट्री के हैं, स्पेन के, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। 20 ईयर ओल्ड हैड टू मच फायर पावर इन हिज विली ऑस्ट्रेलियन अपोनेंट एज ही क्लेम हिज फास्ट ग्रास कोर्ट टाइटल इम्प्रेसिव। तो जो भी अभी विंबलडन की ट्रॉफी होने वाली है, ये अभी देखते हैं कौन जीतता है, वो बताई जाएगी। MG नरेगा का बात आया तो उसकी बैकग्राउंड में जाके हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके बैकग्राउंड से UPSC बना देता है, तो इम्पोर्टेंट एरिया है, उसको हम लोग देखेंगे, छोड़ नहीं सकते। एक्ट आया था 2005 में, ये नरेगा के रूप में, MG नरेगा उस वक्त नहीं था, याद रखिएगा। तो नरेगा के रूप में ये जाना जाता था। 23 अगस्त 2005 को यूपीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के समय में पास हुआ, और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे। इसका उद्देश्य की बात करी जाए तो इसका उद्देश्य है 100 दिन का एटलीस्ट आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा 1 साल में, और वो भी आपके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर ये प्रोवाइड करेगा। तो गारंटी है, ये प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, और 1/3 ऑफ द जॉब वुमेन को गारंटी प्रोवाइड करने की बातें बोलता है। तो 1/3 वुमेन के लिए यहाँ पे बातें बोलता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो क्रिएट करता है ड्यूरेबल एसेट, जैसे कि रोड बनवाना, कैनाल, पोंड बनवाना, कुएं बनवाना, इन सारे चीज़ में जो स्टेट का रीजन होगा वहाँ पे एसेट के रूप में डेवलपमेंट होगा, वो भी 5 किलोमीटर के अंतर्गत। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर रह जाएगा, यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाएगा, क्लेम करेगा मुझे काम करना है ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत उसको जॉब देने में असमर्थ रहा, तो वहाँ पे उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिया जाएगा, यानी भत्ता दिए जाएगी अगर उसको 15 दिन के अंदर कार्य नहीं मिलता है। तो 15 दिन ये टाइम पीरियड है। क्वेश्चंस यहाँ से आया है, क्वेश्चंस इस एक्ट से आया है, क्वेश्चंस नाम से आया है, क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट से आया है कि किस प्रकार से ये एक्ट कार्य करता है, किस किस अनस्किल्ड लेबर को, कि स्किल्ड लेबर को किस प्रकार से जॉब देता है। 1991 में पहली बार ये प्रपोज किया गया था नरसिंहा राव के द्वारा, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुई। MG नरेगा इम्प्लीमेंट करी जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो जो रूट है और टॉप है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आती है। 2 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हो जाती है, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया जाता है। ये थी सारी बैकग्राउंड MG नरेगा को लेके। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अभी रिसेंटली ये लंदन से वापस आते हुए नज़र आए हैं। 37 साल पुराने जो ब्राइब के केस में पीएम शरीफ पाकिस्तान के, इनको एक्विट कर दिया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से भाई लोगों की सरकार कैसे चलती है पाकिस्तान में, जो अभी इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहा है, एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत सारी सोशल इश्यू, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देश में चल रही है। लेकिन ये जो है चाइना की तरफ बढ़ के बस इंडिया के अपोजिशंस के लिए ही अभी सोचता है। ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। ये टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, विश्वविख्यात ये टेम्पल है, और ये टेम्पल आपके काठमांडू में स्थित है, जो कि पशुपति नाथ टेम्पल के नाम से ये टेम्पल जाना जाता है। यहाँ पे अभी इस टेम्पल में 10 किलो की गोल्ड जो है वह गायब हो गई है, जिसके कारण यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आके प्रॉब कर रही है। ये चीज़ें आपको बता दें तो 10 किलो का जो सोना था वो चोरी हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। कौन से टेम्पल है? पशुपतिनाथ। कहाँ पे? काठमांडू। किस कंट्री में? नेपाल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वैगनर ग्रुप से क्वेश्चंस बन जाए तो आपकी गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहीं पे बता दें ये जो राम खिचड़ी है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट एजेंसी है। कहाँ की? रसिया की। इसका काम क्या होता है? मिलिट्री ऑपरेशंस करता है। मिलिट्री ऑपरेशंस इसका काम है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 2014 में, और ये एक प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी के रूप में चलती है। तो जो ये कमांड करा जाता है यहाँ पे किसको? वैगनर ग्रुप के हेड को। तो इसके हेड कौन है? वैंकेव इसके हेड हैं, और यही इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, तो ये येवगेन की जो इनका नाम है, जो इसके हेड हैं वैगनर ग्रुप के चीफ, ये जा रहे थे यूक्रेन की तरफ, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और जिसके कारण ये पुतिन का बात न मान के रशिया की तरफ आ गए और मॉस्को तक ये पहुंच गए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये गले मिल रहे हैं यंग बॉय से, जो कि रसिया में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये पुतिन की बातें नहीं मान के वापस चली आ रही है ये प्राइवेट आर्मी, जो इशू क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या पुतिन की बातें लोग मानना बंद कर दिए हैं? क्या ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं या उनको पसंद नहीं है? क्या देश जो रसिया है उसको इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा हो रही है? क्या रशियन पीपुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बहुत प्रकार की क्वेश्चंस रेज हो गई हैं अब इस प्रकार की बातें जो सामने आई हैं। दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो आपको यहाँ पे कवर किया गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।